नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 9th का ये जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय का 5वां वीडियो क्लास है। दूसरा अध्याय यानी उत्तक अध्याय का ये 5वां वीडियो क्लास होगा। इससे पहले हमने 4 वीडियो क्लासेस को बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4th वीडियो क्लास में जंतुओं के उत्तकों के कार्य और उनकी संरचना के बारे में पढ़ा है। तो उसमें हम लोग वसा संयोजी जो उत्तक होते हैं यानी एडिपोज उत्तक जिसको कहते हैं, वहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग श्वेत तंतुमय उत्तक से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हो सकता है कि ये एक 5वां क्लास हो और फिर एक 6ठा क्लास होगा, तो फिर ये अध्याय खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर आएगा। तो श्वेत तंतु उत्तक इस भाग को पढ़ने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ग्रामर या फिर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से जाके ट्रांसलेशन और ग्रामर को अच्छी तरह से देखें और सीखें। क्या है, सबसे पहले इस उत्तक में एक दूसरे के समानांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती हैं। इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। यह उत्तक टेंडन का निर्माण करता है जो मांसपेशी को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ऐसी उत्तक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होते हैं। श्वेत तंतु उत्तक का क्या कार्य होता है? ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ के रखने का कार्य करती है। कौन? श्वेत तंतु उत्तक। अब पीला तंतु उत्तक, इस उत्तक के तंतु एरियोलर उत्तक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। इसमें मैट्रिक्स कम होता है एवं तंतुओं के बीच बीच में कई कोशिकाएं होती हैं। ये उत्तक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। यह उत्तक लिंगामेंट का निर्माण करता है। लिंगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करती है? लिंगामेंट करता है। तो ये पीला तंतुमय उत्तक जो है हमारे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ के रखने के कार्य को संपादित करती है। अब क्या है, देखिए जालवत संयोजी उत्तक। ये जो जालवत संयोजी उत्तक हैं, इस उत्तक में तारा जैसी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं में से प्रोटोप्लाज्मा के कई प्रवर्ध निकले होते हैं जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। ऐसे उत्तक पलिहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। ये जो उत्तक हैं जालवत संयोजी उत्तक, ये प्रोटोप्लाज्मा के कई प्रवर्ध निकालते हैं और इसमें जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाते हैं। इसके मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। ऐसे उत्तक पलिहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में, पलिहा में और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक शरीर की को तथा अन्य उत्तकों को सहारा देता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है। यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है तथा शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। यह कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। यह कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क आदि की रक्षा करता है। कंकाल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? उपास्थि या फिर अस्थि।
तो कंकाल उत्तक दो तरह के होते हैं, उपास्थि या अस्थि। तो अब उपास्थि उत्तक किसको कहते हैं? उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है, इसमें बहुत ही पतले एवं महीन कोलेजन तंतु होते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार के प्रोटीन से होती है जिसे क्वाड्रीन कहते हैं। इसमें कोशिकाएं रहती हैं जो क्वाड्रियोब्लास्ट कहलाती हैं। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहते हैं। प्रत्येक लैकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती हैं। इसके मैट्रिक्स में रक्तवाहिनियों का अभाव रहता है, परंतु यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण पेरिकोड्रियम से ढका रहता है। उपास्थि या कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। ये बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नली या ट्रेकिया, कंठ, स्टर्नम तथा अंतरकशेरुकी स्थान में पाई जाती है। उपास्थि उत्तक जो होते हैं, कंकाल उत्तक में जो उपास्थि उत्तक होते हैं, ये क्या होते हैं? एक तरह से तरल रूप में होते हैं और ये जो है वो रक्तवाहिनियों का इसमें अभाव होता है, परंतु ये वाहिनी युक्त उपस्थिति का आवरण बनाती है जिससे वो उस ढका हुआ रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है? जोड़ों में चिकनाई बनाती है। ये बाह्य कर्ण, नाक, श्वास नली या ट्रैकिया, कंठ, स्टर्नम, अंतरकशेरुकी स्थान में पाई जाती है। वहाँ उसको हड्डियों के घर्षण से, हड्डियों को घिसने से बचाने के लिए ये तरल युक्त रूप में पाया जाता है। अब देखिए अस्थि। इस उत्तक की कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होते हैं। मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं जिसके कारण मैट्रिक्स कठोर होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिकाएं मैट्रिक्स में स्थित लैकुनी में पाई जाती है। लैकुनी एक दूसरे में पतली नलिकाओं द्वारा संबद्ध रहती है जिन्हें कैनालिकुली कहते हैं। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। लैकुनी में स्थित अस्थि कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन कैनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं से संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नलिकाएं रहती हैं जिससे पोषक तत्व कैनालिकुली द्वारा विसरण से अस्थि की सभी जीवित कोशिकाओं में पहुंचता है। मेनेलियम अस्थि की अनुप्रस्थ काट में अनेक नलिकाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें हैवर्सियन नलिकाएं कहते हैं। अब देखिए, अगर आप मेमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट यानी अगर उसको गोलाकार में काटते हैं तो लैकुनी, ये जो आप जितने भी ये छोटे छोटे लंबे लंबे देख रहे हैं ये सभी क्या हैं? लैकुनी हैं, लेमेनी हैं, कैनालुकुलिम हैं, हैवर्सियन नलिका है। तो इस तरह से आप इसको अनुप्रस्थ में देखेंगे। और अगर स्तनी की हड्डी का अनुप्रस्थ काट है ये, और एक अस्थि कोशिका का ये कैनालुकुलम है। इस तरह से ये जो आप इसी में देख पा रहे हैं ये अलग नहीं है, ये इसी से आपको अलग करके कैनालिकुली को दिखाया गया है। ये जो आप कैनालिकुली देख रहे हैं इसका ये छोटा रूप ये इस तरह से होता है, जो कि ये कहाँ होता है? अस्थियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रत्येक हैवर्सियन नलिका अपने चारों ओर स्थित लैमेली
लेकुनी अस्थि कोशिकाओं और कैनालिकुली के साथ एक हर्बसियम तंत्र बनाती है, जो वर्ग मैमेलिया की अस्थियों की पहचान है। तरल उत्तक या संवहनीय उत्तक। रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। किसको कहते हैं? रक्त या रुधिर, रुधिर कहें या रक्त कहें, एवं लसिका को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। इसका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, इसलिए इन्हें तरल उत्तक कहते हैं। रक्त या रुधिर। रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। प्लाज्मा यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय पदार्थ है, जो आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का 55% है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल एवं शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो तरल उक्त या संवहनी उत्तक जो है वो किसको बोलते हैं आप? रक्त को या रुधिर को। इसमें लसिका भी आती है, और ये क्या होते हैं? ये तरल युक्त होते हैं, जिसमें से तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, जो रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं, जिनके अंदर रुधिर की जो कणिकाएं हैं यानी रक्त की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो तैरती रहती हैं। ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव्य है, जो आयतन के हिसाब से रुधिर के सारे रुधिर का 55%, शेष 45% रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा में 90% जल होता है एवं शेष 10% क्या होता है? प्रोटीन और कार्बन और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए, रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेटस रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं मेढक में ये बड़ी तथा अंडाकार होती हैं। मेढक के प्रत्येक लाल रुधिर कणिका में एक केंद्रक होता है। स्तनी, मनुष्य, खरगोश आदि में लाल रुधिर कण बाइकॉन्वेव या उभयावतल होता है, पर इसका सतह गोलाकार होता है एवं इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है। ये जो मेढक की रुधिर कणिकाएं आप देख पा रहे हैं, ये लाल रक्त की जो कोशिकाएं हैं उसमें से एक कोशिकाओं का ये फिगर है। जिस रक्त को आप तरल के रूप में देखते हैं उसके एक कोशिकाओं की ये बनावट है। और ये स्तनी रुधिर कणिकाएं ये इस तरह की हैं। इसमें प्लाज्मा है, बेसाफिल है, इओसिनोफिल केंद्रक है, लाल रुधिर कण है, प्लेटलेटस है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है। तो लाल रुधिर कण में एक प्रोटीन रजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% एवं एक रजक हिम 4-5% से बना होता है। हिम अणु के केंद्र में लाल Fe होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं ये अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित होती है। इनकी संख्या लाल रुधिर कणों की अपेक्षा बहुत कम होती है। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का माना जाता है। जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण मौजूद हैं उन्हें ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल या फिर बेसोफिल। इनका केंद्रक पाल्वित होता है।
कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में कण नहीं पाए जाते हैं, इन्हें एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेती हैं। अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट मेढक के रुधिर में छोटी छोटी तरकू आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें थ्रम्बोसाइट कहते हैं। स्तनियों में ये सूक्ष्म रंगहीन केंद्रकहीन कुछ गोलाकार टिकियों के समान होता है, इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त में थक्का बनने में मदद करना इनका प्रधान कार्य होता है। ये रुधिर प्लेटलेट्स जो हैं ये क्या करते हैं, रुधिर में यानी खून में ब्लड में जो थक्का बनता है उसमें इनका मुख्य कार्य होता है। रुधिर के दो मुख्य कार्य हैं, परिवहन एवं ताप नियंत्रण। रुधिर जो हैं यानी रक्त जो हैं इनका दो कार्य है, क्या है, एक परिवहन है, दूसरा ताप नियंत्रण। यानी शरीर के जो ताप का नियंत्रण होता है ये रुधिर से ही होता है। रुधिर द्वारा पची भोजन सामग्री ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि अंतःस्रावी एवं उत्सर्जी पदार्थ गैसों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का परिवहन विभिन्न अंगों में होता है। रुधिर के साथ यानी रक्त के साथ ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य जो है वो रक्त के द्वारा ही होता है। रक्त शरीर के हर एक भाग तक पहुंचता है और वो अपने साथ इन सभी चीज़ों को लेके जाता है। यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है उसको रुधिर के कणों के द्वारा ही शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देता है। ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, शरीर में जो दूसरे प्रकार के हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका भक्षण करते हैं, यानी उनको वो खा जाते हैं और उन्हें वो नष्ट कर देते हैं। प्लेटलेट्स रुधिर को जमाने में मदद करता है। ये प्लेटलेट्स जो है रुधिर को जमाने में मदद करता है, यानी जम जाने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट्स। लसिका का वर्णहीन द्रव्य है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। साधारणतः इसमें श्वेत कणिकाएं लिम्फोसाइट्स तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें, लसिका में। कार्य क्या है लसिका का, देखिए लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणुओं जैसे जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। तो ये जो लसिका है ये क्या करती है, ये रोगाणुओं को, जीवाणुओं का भक्षण करती है और हमारे शरीर को संक्रमण से ये बचाती है। यह पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह शरीर में ले जाने में ये सहायता प्रदान करती है। लसिका शरीर के असंक्रमणीय तंत्र का निर्माण करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम जो है वो कौन करती है, ये लसिका करती है। मतलब जिससे हमारे शरीर को संक्रमण ना हो उन चीज़ों का वो, उन यंत्रों का वो निर्माण करती है। तो आज के इस क्लास को, ये 5वां क्लास था, आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अगर क्लास को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आप
को क्लास कैसा लगा ये कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर चैनल पे पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो आपको तभी मिल पाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम इसके आखिरी वीडियो क्लास में। इस उत्तक अध्याय का ये आखिरी वीडियो क्लास होगा, यानी छठे वीडियो क्लास में ये क्लास संपन्न हो जाएगा।